हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल में। और मैं हूं ज्ञान। मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। कुछ व्यस्तताओं के कारण, कोर्ट में बिजी रहने के कारण मैं सारी चीज़ों की जानकारी लिखित में नहीं दे सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं उस पर आपका आंसर नहीं दे पाया तो मैं यहाँ पे आपका आंसर ज़रूर दूंगा आने वाले अगले वीडियोस में। और उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। और मेरा वीडियो इस समय नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है मेंटेनेंस के मामले में। सो अगर आपने मेंटेनेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके क्या क्या जवाब हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कस्टडी ऑफ चाइल्ड आफ्टर डिवोर्स वाले वीडियो का है। उसमें पूछा गया है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे को 4 महीने से मायके में लेकर बैठी हुई है, मिलने भी नहीं देती है और ना ही केस किया है, तो क्या विजिट राइट ले जा सकती है? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, सर जी का नाम है धीरज जोशी। जोशी सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड या तो अगर आपने कोई फाइल किया है केस, उसके आधार में मिलती है। क्योंकि कस्टडी कब मिलेगी? जब आप लोग अलग होंगे। अभी आप लोग अलग नहीं हैं, तो अगर आपको कस्टडी ऑफ चाइल्ड चाहिए तो आपको या तो सेपरेशन का वाद दायर करना होगा, जुडिशियल सेपरेशन का, या फिर डाइवोर्स का केस करना होगा। उसके बाद ही आप कस्टडी के लिए बच्चे के फाइल कर सकते हैं, उसके पहले आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है अभिमन्यु सर की तरफ से, अभिमन्यु सिंह। उन्होंने कुछ फैमिली रिलेटेड मैटर है उनका, और उन्होंने ढेर सारे कमेंट किए हैं कि उनको उनके बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और अगर वो गए थे तो उन्हें भगा दिया गया। साथ ही साथ 498 में उनके ऊपर केस भी कर दिया गया, फॉल्स केस भी कर दिया गया, एफआईआर भी नहीं सुनी जा रही है। और बच्चे की कस्टडी 5 साल तक के पहले उनको क्यों नहीं मिलती? तो मेन यहाँ पे सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल एक नियम है कि अगर वाइफ कैपेबल है, बच्चे का केयर कर सकती है, तो ये लॉ का नियम है। इसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर ने ये नियम बनाया है और उसे कोर्ट को फॉलो करना ही होगा। जहाँ तक रही बात कि आपने एफआईआर किया है और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, साथ ही पति को हैरेस करने के लिए पत्नी अलग अलग तरीके से कुछ वर्क कर रही है, और जहाँ तक रही पत्नी की बात कि वो अलग अलग तरीके से आपको हैरेस कर रही है, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, और जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष में है। इस समय पुरुषों के पक्ष में बहुत ज़्यादा कानून नहीं है, कह सकते हैं कि ना के बराबर है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप वेट कीजिए, डाइवोर्स के लिए उस पर फाइल कीजिए, और अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी विटनेस है तो उसको अपने केस में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपका केस मजबूत हो सके कि वो हरासमेंट करती हैं। अगर आपने दहेज नहीं लिया है और झूठा मुकदमा उन्होंने लगाया है तो उसको भी अच्छे से लड़िएगा, जिससे कि आप उसमें बरी हो जाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो रजनीश वर्सेस नेहा के केस का है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उसमें कृष्णा कुमार जी पूछते हैं कि पति की इनकम लगेगी या पति के परिवार की इनकम लगेगी, ये क्लियर करें। तो सर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि पति की इनकम और परिवार की इनकम, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर पति सेपरेट कमाता है, अलग रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पति की इनकम है। पति का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है कि जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उस लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार उस पर गुजारा भत्ता लगेगा। अब यहाँ पे परिवार की इनकम की बात आती है, तो परिवार की इनकम में पिता की इनकम हो गई, माता की इनकम हो गई, भाई की इनकम हो गई, बहन की इनकम हो गई, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम हो सकती है। बट अगर पूरे परिवार की इनकम एक है, जैसे हम लोग कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार, सारे परिवार की इनकम एक है और सेपरेट इनकम नहीं है। यहाँ सेपरेट इनकम से मतलब ये है कि आपको नहीं क्लियर है कि आपकी कितनी इनकम आती है या परिवार की कितनी आती है, सभी की इनकम सेम है, मिक्स है, तो वहाँ पे वो इंक्लूड करेगी उसको कि कितनी इनकम आती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, सभी लोग काम कर रहे हैं, सारे लोगों में किसी का क्लियर नहीं है कि कितना इनकम है, तो वहाँ पे कोर्ट उसको देख सकती है। वहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिसीजन होगा कि वो कितनी आपके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस लगाएं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक ये अंकित सिंह जी ने अपनी थोड़ी सी भड़ास निकाली है कि पति के ऊपर पत्नी ज़बरदस्ती केस कर देती हैं। तो सर ये बहुत के केसेस में खुद माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि 95% 498 के केसेस में
सज़ा नहीं मिलती है वो झूठे केसेस माने जाते हैं। बट यहाँ पे लॉ है और लॉ को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो फेवर है, जो समाज का नियम है वो इसी तरीके से रहता है कि जो भी पति है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी, तो अभी तक वो नियम चला आ रहा है और उसी हिसाब से ये नियम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है योगेंद्र पुष्कर जी का। उन्होंने पूछा है कि क्या ये सेक्शन 127 सीआरपीसी पे भी लागू होता है। तो सर ये जजमेंट मेंटेनेंस के लिए है, जो कि सेक्शन 125 बताता है इंटरिम मेंटेनेंस, और इंटरिम मेंटेनेंस पे ही ये गाइडलाइन अभी लागू हो रही है। अभी इसमें सेक्शन 127 का कोई जिक्र नहीं किया गया है, और अगर उस पर कोई भी अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको कमेंट करके उसे बता दूंगा। अगला एक लोगों ने कमेंट किया है कि गुड इन्फॉर्मेशन बट नॉट फॉलोड बाय द लोअर कोर्ट। सर ऐसा नहीं होता है, अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया है और लोअर कोर्ट को अब उसे फॉलो करना होता है, क्योंकि एज वो लॉ वो बाउंड हैं उस डिसीजन को मानने के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले 498 पे भी इसी तरीके की गाइडलाइन दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के डिसीजन को लोअर कोर्ट अब फॉलो करती हैं। वो सारे प्रोसीजर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताए थे अब वो आपको इफेक्ट में आसानी से दिखेंगे। अब तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं होती है और कोर्ट भी आपको तुरंत के तुरंत एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। अगला क्वेश्चन है SSSS का। उनका नाम आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है। उनका क्वेश्चन है कि क्या जब कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस दिला देती है तो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सर, डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड हैं जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। और अगर आपको डिवोर्स के लिए फ़ाइल करना है, आपकी पत्नी आपके घर नहीं रहती है, वो अपने मायके में रहती है, तो आप सेक्शन 9 के तहत उसे बुलाने के लिए वाद दायर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वो नहीं आती है साल भर के भीतर, तो आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है जिससे कि आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। सिर्फ मेंटेनेंस के आधार पे आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है अभिमन्यु सिंह जी का। उन्होंने सेम कुछ बताया है कि जब पत्नी को लेने वो गए तो उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सर आप किसी को भी ज़बरदस्ती उसके घर से नहीं ला सकते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि अगर पति अपने पत्नी को ज़बरदस्ती घर से लाता है तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा, उस पत्नी का भी, साथ ही साथ उसके परिवार वालों का भी। तो वहाँ पे तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। आप कंप्लेन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, वो बात अलग है। बट अगर आपको उसे लीगली वापस लेके आना है तो आपको सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उसके वापस लाने का वाद उसमें करना होगा। अगला बहुत ही मज़ेदार कमेंट है जो शाहिद सैफ़ी जी ने बताया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सर कुछ खाया पिया करो, हेल्थ इज़ वेल्थ। सर मैं बहुत खाता हूँ, बहुत पीता हूँ, मतलब पीता नहीं हूँ, बहुत खाता हूँ, बट मेरी फ़िज़िक ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी फ़िज़िक थोड़ी और अच्छी हो। तो थैंक्स फॉर एडवाइस। अगला क्वेश्चन है सचिन वाघा जी का। वो बोलते हैं कि 4 साल का बेटा है और इनके ऊपर कोई केस नहीं है, पत्नी मायके जाके बैठी हुई है और वो आ नहीं रही है, ये चाहते हैं अपने बच्चे को घर लेके आना। और सर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप पर कोई केस होगा या नहीं, वो आपका बच्चा है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती किसी को भी किसी की कस्टडी से नहीं ला सकते। अगर वो माँ की कस्टडी में है तो आपका वो बच्चा है, बट वो माँ के पास है इस समय, तो आप ज़बरदस्ती करके किसी को भी किसी के पास से नहीं ला सकते। हाँ, ये बात है कि अगर आपको उसकी कस्टडी चाहिए और आप कह रहे हैं कि मैं उसे घर लेते आऊँ उसके बाद कस्टडी का केस करूँ, तो आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बट कभी भी ज़बरदस्ती करके कानून को अपने हाथ में लेके काम मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो लगा दिए जाते हैं पत्नी पक्ष से। तो कहीं भी ऐसा मत कीजिए। और जहाँ तक रही बात कस्टडी की, कि आप कह रहे हैं कि आपका जो बच्चा है वो अभी 2.5 साल के लमसम का है और आप चाहते हैं कि उसे लेते हैं अपने घर और उसके बाद कस्टडी के लिए केस करें। तो सर मैं बता दूं, अगर माँ कैपेबल है, माँ के पास आराम से पर्याप्त संसाधन हैं, सारी चीज़ें हैं, वो बच्चे केयर करती है, तो लॉ ये कहता है कि 5 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसे कस्टडी माँ की ही मिलेगी। वो माँ के ही पास रखना उसे कोर्ट प्रेफर करता है, जब तक कि ऐसी बहुत ही बुरी कंडीशन ना हो जिसमें कि उसे माँ से हटा के पिता की कस्टडी में दिया जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी उसे माँ के पास रहने दीजिए। और अगर आपके बच्चों की कस्टडी चाहिए
तो आपको कम से कम 5 साल का वेट तो करना ही होगा, यानी 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल अभी आपको और वेट करना होगा। और पत्नी आपकी वापस नहीं आ रही है तो आप सेक्शन 9 हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस करके उसे वापस लाने का दावा कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ना कि आप बच्चे को अपने पास लेते आएँ और उसके बाद कस्टडी का दावा करें, क्योंकि कस्टडी का दावा सिर्फ इस आधार पर नहीं हो सकता कि वो बच्चा किसके पास है, क्योंकि आप लोग का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप लोग का कोई जुडिशियल सेपरेशन नहीं हुआ है, तो आप कस्टडी का दावा भी नहीं कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो यस्मीन अंसारी जी का है। वो पूछते हैं कि अगर 4,000 कमाता है तो कितना देना होगा। देखिए सर, इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम की क्राइटेरिया नहीं है, बट कोर्ट ज़्यादातर केसेस में 3,000 रुपये तक का आपके ऊपर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज लगाती है। बट हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर पत्नी कमाती है, पत्नी के पास अदर संसाधन हैं और वो कमा सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, तो आपको मुक्ति मिल सकती है भरण पोषण करने से। 4,000 कमाते हो, 5,000 कमाते हैं, एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, आपको मेंटेनेंस देना होगा कि अगर पत्नी कैपेबल नहीं है अपने लिए कुछ भी करने में। ये मेंटेनेंस की बात है, ये CRPC 125 बताता है कि ये पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पत्नी को तो पैसे देने ही होंगे, ये मेंटेनेंस चार्ज उसके ऊपर लगना ही लगना है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि उन कंडीशंस में आप वीडियो पर जाके देख सकते हैं, उन कंडीशन में मेंटेनेंस आपको नहीं देना होगा। बट 4,000 कमाते हैं तो भी आपको कुछ न कुछ तो पेड करना होगा, और ये पूरी की पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर डिसीजन रहता है। अगला क्वेश्चन है नवीन जी का। वो पूछते हैं कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि DVA एक्ट 2017 में लगा है और मेंटेनेंस एप्लीकेशन 2020 में, तो 2020 से होगा या 2017 से। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर कि DVA एक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो आपके ऊपर एक तरीके से क्रिमिनल चार्ज प्रेस करता है कि आपने पत्नी के खिलाफ कोई ऐसा काम किया है जो उसको वायलेंस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग रहा है, ना कि मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धारा 125 जो CRPC की है वो मेंटेनेंस के बारे में बात करती है। तो जिस दिन आपकी पत्नी कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए फाइल करती है उस पर भी सिर्फ 2 कंडीशन होती है। कोर्ट जो है या तो वो जिस दिन एप्लीकेशन दी गई है उस दिन से कर सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन आती है कि जिस दिन कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना होता है। तो यहाँ पे DVA एक्ट आपका इफेक्ट नहीं होगा, आपका जिस दिन एप्लीकेशन दी गई है यानी 2020 में, तो 2020 से या फिर जिस दिन ऑर्डर मजिस्ट्रेट करेगा उस दिन से आपको भरण पोषण देना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रियाजुल हसन साहब का। वो कहते हैं कि ये क्लियर कीजिए कि मेंटेनेंस जो है एप्लीकेशन की डेट से देना होता है या फिर ऑर्डर की डेट से। तो सर ये कोर्ट की पावर है, यहाँ पे हम और आप नहीं कह सकते हैं कि ये कब दिया जाएगा, ये पूरी की तरीके से कोर्ट डिसाइड करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि नहीं नहीं वो जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया है उस दिन से ही होगा, या फिर जिस दिन ऑर्डर दिया गया है उस दिन से होगा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। ये क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में करते हैं कि जो एप्लीकेशन की डेट होती है उससे दे देते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये एप्लीकेशन की डेट से दिया जाएगा। बट ये दोनों आपके CRPC की धारा 125 में क्लियर है, मेंशन है कि वो आपको क्या करेंगे कि या तो ऑर्डर की डेट से दे सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की। ये पूरी तरीके से मजिस्ट्रेट के सोचने समझने के ऊपर है कि ऐसा मेंटेनेंस वो आपके ऊपर कब से लगाएगा। अगला क्वेश्चन है मिथुन दत्त साहब का। वो कहते हैं PDF फाइल अपलोड कीजिए सर जी। तो सर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है जो कि शिव सोनकर सर का है। क्या अगर कोई केस क्वैश नहीं होता है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो सर डिस्चार्ज के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी। डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर क्या है ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल को चार्ज करने से पहले आप उसे क्या करते हैं, वो डिस्चार्ज होता है तभी आप उसे चार्ज करते हैं, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, आपके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं लगा है, तो उसके पहले जब आपको कोर्ट छोड़ देता है तो वहाँ पे शब्द यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज, ठीक। और इसे उन्मोचन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जिस समय आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ने किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर ये चार्ज लगा दिया कि उस व्यक्ति ने चोरी की है,
तो यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया। अब जब समय ट्रायल चलता है, केस चलता है, उसके बाद वो चोरी का दोषी नहीं पाया जाता, तो उस कंडीशन में उसे एक्विट करते हैं, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं कि उसे दोष मुक्त कर दिया गया। जो उसके ऊपर दोष लगाया गया था उसे हटा दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। और मेरे ख्याल से अब कोई कमेंट मेरे सामने अब दिख नहीं रहे हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया। और अगर आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितने लोगों ने भी मेरा वीडियो लाइक किया है और जितने लोगों ने मुझे बताया है, थैंक्स दिया है, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको मुझसे पर्सनली एडवाइस चाहिए तो आप मेरे ईमेल पे मुझे लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको चार्जेस देने होंगे, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल मिल जाएगा, और आपको अबाउट चैनल के अबाउट में भी आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से करके मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इस पर रिप्लाई आपको करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।